बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, मंत्री विजय शाह की मुश्किल कम होने का नाम नहीं ले रही है। आपको बता दें कि पिछले 12 मई को मानपुर थाना क्षेत्र में दिया था कर्नल सोफिया कुरैशी को पाकिस्तानी आतंकवादियों की बहन बताने का भाषण। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर ने स्वतः संज्ञान लेकर सरकार को एफआईआर करने के आदेश दिए। इंदौर जिले के मानपुर में दर्ज हुई एफआईआर मंत्री विजय शाह ने दिल्ली सुप्रीम कोर्ट की शरण ली। सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई कल। कांग्रेस ने मंत्री विजय शाह के बयान को बनाया राजनीतिक मुद्दा और की स्थिति की मांग। भाजपा संगठन ने मंत्री विजय शाह के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। हर झोपड़ी और हर खोपड़े में हलमा होना चाहिए। हलमा मतलब दूसरों के लिए जीना, समाज के लिए जीना। जैसे हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए जान लगा रहे, और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा, और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेज कर अगर कोई ले सकता है, और उन्होंने कहा था घर में घुस के मारूंगा, घर में घुस के जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। अगर आपने प्रधानमंत्री का भाषण सुना हो, जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। अरे 3-3 मंजिल के नीचे आतंकवादी पाकिस्तान में बैठे थे। बड़े बम से पहले ऊपर का छत उड़ाया, फिर बीच की छत उड़ाई और अंदर जाके उनके परिवार की ऐसी की तैसी। ये सिर्फ 56 इंच का सीने वाला है। हमें गर्व है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, और हम सुरक्षित हैं कि उसने S-400 लेके आया। और S-400 कब आई? जिसने पाकिस्तानी हमले को नाकाम किया। सब समझदार लोग बैठे। अगर S-400 नहीं होती तो सारी मिसाइल तुम्हारे शोरों के ऊपर गिरती और हमारे बाल बच्चे मर जाते, हमारे सैनिक कैंप खत्म हो जाते। ये कांग्रेस के लोग कभी आए तुम्हारे गांव में तो कुछ ना कि S-400 कहीं हुए, इधर देखेगा उधर देखेगा। अरे तुम्हारी सरकार रही रे भाई, देश आजाद होने के बाद 60 साल 65 साल तुम्हारे बापों की सरकार रही। ये तो 2018 में हमारा मोदी जी लाए कि देश सुरक्षित रहे, सम्मान से जिए। और ऐसे प्रधानमंत्री के लिए एक बार जोरदार ताली। जो अपने हाथ लेकर के आए, जो अपने हाथ घर छोड़ के आए, उनसे मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन जो अपने हाथ यहाँ लेकर के आए, दोनों हाथ उठा करके नरेंद्र मोदी के लिए एक बार जोरदार ताली ठोकें। आप सब इस धूप में समाज के लिए काम करने आए, पुनः इस विचारधारा को प्रणाम करता हूँ। इस विचारधारा में जितने लोग लगे हैं उनको प्रणाम करता हूँ, और इसी के साथ दीदी को और आपको आश्वस्त करता हूँ, हम फिर आएंगे। अच्छा मंदिर बनाएंगे, अच्छा तालाब बनाएंगे, अच्छा सामुदायिक भवन बनाएंगे, और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंत्री महोदय जी। चूंकि ये हलमा का कार्यक्रम। हाँ जी सर ये हमारे पंजीबत हुआ मानपुर में सर, क्या पूरा घटनाक्रम रहा और क्या है? कल माननीय हाईकोर्ट के आदेश से मानपुर थाने में एक अपराध पंजीबत हुआ है, जिसमें हाईकोर्ट के बताए अनुसार उसमें धारा 152, 196 और 197 में अपराध पंजीबत किया गया। मामला विवेचना में है, और उसमें जो भी डायरेक्शंस आज भी हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है, जो भी डायरेक्शंस आए उसके अनुसार उसमें आगे हम लोग वैधानिक कार्रवाई करेंगे। सर क्या क्या धाराएं लगी और क्या क्या किसके खिलाफ हुआ सर? क्या इसमें विजय शाह जी के खिलाफ इसमें मुकदमा पंजीबद्ध हुआ है, और धारा इसमें जैसे मैंने आपको बताया 152, 196 और 197 लगाई गई। आज हाईकोर्ट में ये पेशी हो रही है, उसमें भी कुछ आपत्ति ली गई कि एफआईआर जो है उसमें ठीक तरीके से नहीं लिखा गया है, पूरा आपराधिक प्रकरण जो है उसका उल्लेख नहीं किया गया। अभी हमें ऑर्डर शीट प्राप्त नहीं हुआ है। आज की जो भी सुनवाई हुई है उसमें जो भी ऑर्डर शीट प्राप्त होगी उसके अवलोकन के उपरांत जो है उसमें जो भी कार्रवाई होंगी हम पूरी करेंगे। किस मामले में हुई एफआईआर?
ये प्रथम दृष्टया जो सामने आया है उसमें मानपुर में एक हलमा का जो कार्यक्रम हुआ था वहाँ पे उसमें वक्तव्य के दौरान जो है ये मामला सामने आया है। शाजापुर जिले में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। कलेक्टर सुश्री रिजू बाफना के कुशल मार्गदर्शन में मक्सी के अंदर 7 किलोमीटर 4 लेन बेरछा पलसा बद झोकर मक्सी मार्ग 25 किलोमीटर का 2 लेन मार्ग एनएच पर 4 लेन पुल का निर्माण तथा शाजापुर शहरी क्षेत्र में 10 किलोमीटर 4 लेन निर्माण तथा शाजापुर व मक्सी में भव्य 4 प्रवेश द्वार व मक्सी में कस्बे से बाहर की तरफ बस स्टैंड बनाए जाने तथा मक्सी में 100 बिस्तरों वाला अस्थायी अस्पताल बनाए जाने का प्रस्ताव सिंहस्थ 2028 को लेकर शासन को भेजा है। कलेक्टर सुश्री रिजू बाफना द्वारा दिए गए निर्देश के बाद शाजापुर जिला विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। यह निर्माण विभाग मार्गों के बीच आवागमन को सुगम बनाएगा, बल्कि औद्योगिक, धार्मिक और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देगा। इन मार्ग को 4 लेन में अपग्रेड करने की योजना सिंहस्थ 2028 से पहले पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके प्रस्ताव शासन को भेजे गए हैं। गौरतलब है कि यह मार्ग सिंहस्थ में लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करेगा, वहीं आना जाना भी और आसान होगा। आपको बता दें कि मक्सी एक महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन होने के साथ साथ व्यापारिक व औद्योगिक केंद्र भी है। जिले में वर्तमान में इसके आसपास के मार्ग 2 लेन हैं, जिसके कारण यातायात जाम और देरी की समस्या आम है। 4 लेन मार्ग बनने से यात्रा का समय कम होगा और सड़क सुरक्षा में सुधार होगा। साथ ही उज्जैन में सिंहस्थ 2028 के दौरान भारी भीड़ को संभालने में यह सड़कें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी और बेहतर सड़क कनेक्टिविटी से आमजन भी लाभान्वित होंगे। इसमें अभी राज्य शासन द्वारा जो निर्देश प्राप्त हुए हैं उसमें बड़े कार्य जो संभवतः 2 से 3 साल पूर्ण होने में लगेंगे, वो कार्य प्राथमिकता से भी लिए जाने हैं, जिसमें रोड संबंधी कार्य महत्वपूर्ण है। हमारे क्षेत्र में क्योंकि जितने भी लोग आएंगे सिंहस्थ 2028 में देखने के लिए उज्जैन, वो मक्सी एक हमारे लिए एक महत्वपूर्ण रास्ता है। तो रोड संबंधी वहाँ पर कार्य लिए गए हैं। पूर्व से ही मक्सी उज्जैन 4 लेन स्वीकृत है, उसी रोड को एबी रोड से कनेक्ट करने का कार्य किया जा रहा है। अन्य कुछ और भी शहर की भी रोड रेगुलर बजट में भी ली गई है। हमारा मक्सी सिविल अस्पताल भी एक निर्मित होने जा रहा है, जिससे जितने भी आगंतुक आएंगे, अगर कोई उनको स्वास्थ्य व्यवस्था की आवश्यकता है तो वहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो अभी जो बड़े स्तर के कार्य हैं वो लिए जा रहे हैं और बड़े प्रोजेक्ट्स लिए जा रहे हैं, और छोटे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो संभवतः अगले साल में लिए जाएंगे। श्री राजेंद्र सूरी जैन दादावाड़ी के आधार स्तंभ ज्योतिषाचार्य परम पूज्य श्री जय प्रभ विजय जी महाराज साहब के शिष्य रत्न गच्छाधिपति आचार्य श्री हितेश चंद्र सूरी शीश्वर जी ज्योतिषाचार्य जी दिव्य चंद्र विजय जी एवं वैराग्य शिव जय जी ढाणा 3 का मंगल पदार्पण हुआ। गुरुवार आचार्य बनने के बाद मनावर नगर में प्रथम बार पधारे। चल समारोह बैंड बाजों और ढोल ताशों के साथ श्री कृष्ण टॉकीज से मनावर नगर के मुख्य मार्गों से श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ जैन मंदिर पहुंचा। श्री संघ एवं श्री राजेंद्र सूरी जैन चैरिटेबल ट्रस्ट ने आचार्य श्री की अगवानी की व गुरु भक्तों के जयकारों के साथ भव्य मंगल प्रवेश करवाया गया। आपके आगमन पर जैन पताकाओं स्वागत द्वारों से नगर को सजाया गया और महिलाओं के द्वारा गवली की गई। मुनीषी दिव्य चंद विजय जी ने गुरुदेव श्री राजेंद्र सूरीश्वर जी महाराज साहेब के मोहनखेड़ा तीर्थ पर द्विशताब्दी महोत्सव 2027 का आचार्य श्री के मार्गदर्शन एवं सानिध्य में ऐतिहासिक बनाने की बात कही। अपने भारतीय सैनिकों के बलिदान पर उन्हें नमन किया एवं कहा उनके शौर्य से ही भारत देश का गौरव है। आचार्य श्री हितेश चंद सूरीश्वर जी व मसाने स्थानीय श्री संघ से अपने स्नेह को स्वीकार करते हुए मनावर समाज विकास को निरंतर गतिशील रखने की रूपरेखा पर विस्तृत चर्चा कर मार्गदर्शन दिया। मुनिमंडल सहित मुंबई चतुर्मास हेतु उस दिशा में बिहार के लिए व्याहवाया मनावर होते हुए पधारे रहे हैं। सर्व समाज मनावर के गुरु भक्त एवं जैन समाजजनों में आपके आगमन पर अपार उत्साह एवं हर्ष व्याप्त थे। स्वामी वात्सल्य के समस्त लाभार्थियों ने आचार्य श्री को श्री संघ व ट्रस्ट की ओर से कांबली उड़ाई। आचार्य पदवी के बाद मनावर प्रवेश हुआ, अभी जैन समाज को क्या संदेश दिया? मनावर में
आचार्य पदारोहण के बाद में प्रथम बार आगमन हुआ है। समस्त संघ के साथ में मनावर वासियों को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं और समाज को शुभ संदेश यही रहेगा कि बड़े ही स्नेह आत्मीय भाव के साथ में सभी मिलनसारी भाव के साथ में रहे। जीवन में जहाँ मैत्री भावना रहती है, स्नेह भाव होता है, वहाँ पर जीवन में अपन उन्नति को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ की अपने आप में एक मिसाल भी है संगठन की, तो वैसी ही भावना है कि सदा समाज के अंदर एकता बनी हुई रहे, प्रेम बना हुआ रहे और बहुत ही स्नेह भाव के साथ भी समाज जो है उन्नतिशील बने। यही मंगल भावना, यही शुभकामना पेश करता हूँ। आज 15/5/2025 जनपद पंचायत पानसेमल के उपाध्यक्ष लाल सिंह पवार के द्वारा सभागृह में भाजपा छोड़ कांग्रेस में आए वरिष्ठ नेता श्री गोपाल भंडारी का जनपद पंचायत के सदस्य, सरपंचों एवं अन्य कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया, जिनमें सर्वश्री ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष श्री मनीष गोयल, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष श्री लाल सिंह पवार, जनपद सदस्य कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री अनिल शुक्ला, बड़वानी जिला आदिवासी विकास की परिषद अध्यक्ष श्री मोंटा खेड़कर, श्री प्रकाश जैन, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष श्री दिलीप शितोले, श्री सुभाष शितोले, गोपाल गर्ग, दूर सिंह खेड़कर, युवा कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष श्री विवेक चौधरी, सरपंच अनूप जी, सरपंच दारा सिंह जी सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आशा है श्री गोपाल भंडारी कांग्रेस की नीतियों को जन जन तक पहुंचाएंगे। महू शहर के बड़गोंदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत अहमद पिता मोहम्मद असलम उम्र 32 वर्षीय निवासी हैदराबादी बस्ती पर उसी क्षेत्र के एक युवती द्वारा दुष्कर्म, जान से मारने और लड़ाई झगड़े की शिकायत की थी। आपको बता दें कि जिसके तहत थाना बड़गोंदा ने 29 मई 2021 में आरोपी के विरुद्ध धारा 376, 294 और 506 भाग 2 में प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 20 जुलाई 2021 को पुलिस द्वारा अभियोजन पत्र प्रथम सत्र न्यायालय महू में प्रस्तुत किया था। घटनाक्रम के अनुसार पीड़िता ने अभियुक्त अहमद पर आरोप लगाया कि 12 अप्रैल 2021 को हैदराबादी बस्ती में स्वयं के घर के पीछे जबरदस्ती पीड़िता की बिना सहमति दुष्कर्म किया। इसके अलावा आरोपी ने अपशब्द उच्चारित करते हुए पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी। न्यायालय के समक्ष उक्त आरोपों का खंडन करते हुए आरोपी ने स्वयं को निर्दोष बताया। आरोपी के पक्ष की ओर से अधिवक्ता जितेंद्र जोशी द्वारा पीड़िता के द्वारा लगाए गए आरोपी को निराधार, अविश्वसनीय और संदेहास्पद बताते हुए अपने तर्क न्यायालय के समक्ष रखे। इसके अलावा जवाब में अभियोजन पक्ष आरोपी के विरुद्ध अपराध को सिद्ध करने में असफल रहा, जिसके परिणाम स्वरूप माननीय न्यायालय ने आरोपी की ओर से अधिवक्ता जितेंद्र जोशी के तर्कों से सहमत और संतुष्ट होते हुए आरोपी को 30 अप्रैल 2025 को निर्णय देते हुए दोषमुक्त कर उसे स्वतंत्र किया। सर, बलात्कार के केस में आज आपने एक फरियादी को दोषमुक्त कराया है, क्या आधार रहा है उस चीज का और किस प्रकार से आपने इस केस को लड़ा? जो पीड़िता है इसने इसके द्वारा बिल्कुल असत्य आधार पर इनके खिलाफ कार्रवाई की थी, जो कि मैंने सक्षम साक्ष्यों के द्वारा और जो अच्छे साक्ष्य हैं वो न्यायालय के द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत करें, जिससे कि न्यायालय ने इन्हें दोषमुक्त किया है। इसमें मेन अहम चीज़ ये रही कि जो पीड़िता है उसने 12/4/2021 की घटना है और उसने 29/5/2021 को रिपोर्ट लिखाई, मतलब डेढ़ महीने बाद जाके उसने अपनी घटना बताई कि मेरे साथ
ये मेरे घर पे आया और मेरे गली के अंदर पीछे मेरे को लेके गया और गलत काम करा, और शाम को 6 बजे, जो कि न्यायालय को जब सारी चीज़ें वास्तविकता पता लगी तो न्यायालय ने खुद इसमें अचरज करा कि शाम को 6 बजे ऐसी घटना कैसे हो जाएगी घनी बस्ती के अंदर, क्योंकि शाम को 6 बजे तो सभी लोग आसपास घूमते रहते हैं, जागरूक रहते हैं। और न्यायालय ने खुद इस चीज़ को बताया कि ये सा जो अपराध है ये एकांत वाली जगह पे होता है या रात के अंधेरे में होता है। ये घनी बस्ती के अंदर ऐसा अपराध हो नहीं सकता, अगर ऐसा होगा तो आदमी को स्पॉट पे पकड़ के पुलिस के पास लेके जाया जाता है। ऐसे 1.5 महीने घर में चुप नहीं रहा जाता, ये 1.5 महीने बाद इसने घटना न्यायालय को बताई। तो सारे जो साक्ष्य हैं वो मैंने इनकी तरफ से प्रस्तुत कर रहे हैं। मैंने आपके जो चश्मदीद साक्षी थे जिन्होंने भी ये देखा था कि इन्होंने झूठी रिपोर्ट लिखाई है, वो साक्ष्य भी मैंने पेश करे। इसके अलावा इनके जो पर्सनल वो पीड़िता है उससे इनका अफेयर रहा है, तो इनके पास कुछ फोटोग्राफ भी थे उसके, जो कि न्यायालय में अपन ने दिखाए साक्ष्य के साथ। तो न्यायालय ने देखा कि जब इस टाइप से फोटोग्राफ है तो ये माना ही नहीं जा सकता कि इस लड़की के साथ कोई जबरदस्ती हुई होगी। न्यायालय ने खुद स्वयं बोला कि ये सब सहमति का मामला है और परिवार वालों के द्वारा जबरदस्ती करके इसी मतलब असत्य कार्रवाई इसके ऊपर की और न्यायालय ने इनको दोषमुक्त किया। कोई ऐसा अनुभव जो आप शेयर करना चाहते हैं? मतलब और भी किसी, क्योंकि जो 300 क्षेत्र के अपराध हैं ये जग जाहिर होता जा रहा है कि मतलब किसी व्यक्ति को फंसाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरा सभी से ये है कि अगर ऐसा कुछ है तो आप आके हमसे संपर्क में रहें और अपना प्रकरण हमें बताएं, तो हम उसके अंदर अगर पॉसिबल रहेगा तो उनका मतलब न्यायालय के सामने उसके उनकी बातों को रख के उनको दोषमुक्त करवाया जा सकता है। आपका नाम? एडवोकेट जितेंद्र जोशी महू। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में तनाव बना हुआ है। दोनों देशों में तनाव की स्थितियां हैं। इस बीच मध्य प्रदेश के इंदौर में लॉन्ग टर्म वीजा पर रह रहे एक पाकिस्तानी नागरिक का पारिवारिक विवाद सामने आया है। 5 साल पहले उसकी पाकिस्तान में कराची की महिला से शादी हुई। वह एक बार पत्नी को भारत लेकर भी आया, लेकिन कुछ समय बाद वापस भिजवा दिया। तब से वह पति के पास लौटने का इंतजार कर रही है। इस बीच महिला को पता चला कि उसके पति ने दिल्ली की एक युवती से सगाई कर ली है। वह उससे शादी करने की तैयारी में है। महिला ने इंदौर में समाज की पंचायत से शादी रोकने की ऑडियो मैसेज के जरिए गुहार लगाई है। सिंधी पंचायत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह को पत्र लिखा है। इसमें विक्रम को भारत से निकालकर पाकिस्तान भेजने की सिफारिश की है। साथ ही कहा है कि उसने भारत में नियम विरुद्ध अवैध रूप से संपत्ति भी खरीदी है। वहीं कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया है कि सिंधी पंचायत की शिकायत प्राप्त हुई है। एक एसडीएम को जांच के लिए मामला सौंपा है। जांच रिपोर्ट आने पर उचित कार्यवाही की जाएगी। पाकिस्तानी नागरिक है वो वहाँ शादी करके आते हैं, यहाँ पर भी शादी का लड़का जो है पिछले 8-1 साल से इंदौर में रह रहा है, व्यापार कर रहा है। अवैधानिक तरीके से उसने प्रॉपर्टी परचेज की है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक से परमिशन लगती है और लड़के ने रायपुर जाकर शादी की। ये रायपुर क्या, कराची से शादी करके लड़की को लेके आया और करीबन 4-1 महीने बाद कोरोना काल में छोड़े आया वापस। तब से वो ला नहीं रहा था और लड़के ने पहले आवेदन किया था, लेकिन उसका व्यवहार और एटीट्यूड जो है न तो कानूनी दायरे में था, न व्यवहारिक दायरे में था, न सामाजिक दायरे में था। तो उस प्रकरण और लड़की ने कहा कि आप यहाँ आकर फैसला करो, इसलिए उस केस को हमने बंद कर दिया। फिर से 3 महीने पहले लड़की ने आवेदन दिया कि मेरे साथ न्याय हो। मैंने उनसे 2 सवाल रखे कि नंबर 1 तो ये कि आप दोनों नागरिक नहीं हो मेरे देश के, तो किस दायरे में मैं काम करूँ? कानूनी तो कोई मेरे पास अधिकार बचता नहीं था। रहा सवाल व्यवहारिकता का, तो आप इंदौर आके दाद फरियाद करो, पुलिस केस बनवाने में हम आपको सहयोग कर देंगे। इस बीच में लड़के ने दिल्ली के एक लड़की के साथ सगाई कर और यहाँ जब आवेदन का जवाब देने आया तो मिठाई लेके आया, खारक जो होती है ड्राई फ्रूट। मैंने उसको गालियाँ दी, मैंने कहा तमीज़ नाम की चीज़ है तेरे को? तलाक हुआ नहीं, पंचायत में बात करने आया और तू मिठाई लेके आ रहा है कि मेरे से बधाई स्वीकार कर लो, मैंने बेटे की सगाई की है। पहले तो तूने अवैधानिक काम किया। ये जद्दोजहद चलते चलते ये स्थिति आ गई थी कि मई या जून के 2nd वीक में लड़की पाकिस्तान से आ गई थी, उसका वीज़ा परमिट हो गया और कानूनी कार्रवाई उसको इंदौर में लड़वाते हैं। अब चूँकि ये जो परिस्थितियाँ आप बन गई है, ऐसी स्थिति में चूँकि दोनों कराची के नागरिक हैं, वो लड़की ने एक सर्टिफिकेट भी भेजा है
दोनों आज की तारीख में भी कराची नागरिक हैं। विवाह उनका वहाँ हुआ, वो विवाह सर्टिफिकेट भी उसने भेजा। तो कलेक्टर को मैंने लिख के दिया कि ऐसी परिस्थिति में चूँकि लड़की को आखिर कहीं से तो न्याय चाहिए, चूँकि नागरिक वहाँ के हैं, तो इसलिए इस लड़के को यहाँ से रवाना कर दिया जाए। ये माणिक बाग रोड पे कंट्री बाइट एक करके बिल्डिंग है मल्टी, जो लाल बाग के पीछे। हाँ, वो संपत्ति जो कंट्री बाइट वाली है वो खरीदी है उसने, उसके डॉक्यूमेंट है। यहाँ प्रशासन ने उनको जानकारी भी नहीं है, प्रशासन की नहीं, प्रशासन को मैं 28 तारीख को जानकारी दे चुका हूँ कलेक्टर को पर्सनल जाकर, और तीनों विवादों की जो आवेदन रिपोर्ट थी वो भी दे चुका हूँ। अभी निर्णय प्रशासन को करना है। सर, एक शिकायत कोई आई है, पाकिस्तान का पति पत्नी थे और पत्नी को यहाँ लाकर फिर जो है उसने वापस पाकिस्तान भेज दिया और दूसरी शादी करने जा रहा है कोई सिंधी व्यक्ति है। देखिए, सिंधी समाज से संबंधित एक शिकायत प्राप्त हुई है और किशोर कोटवानी जी ने ये शिकायत की है। इसको जांच के लिए एडीएम को दिया गया है। बहुत जल्दी ही आगामी 1-2 दिनों के अंदर जैसे ही जांच प्रतिवेदन प्राप्त होता है, जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो आगे की जाएगी। सर, ये लॉन्ग टर्म वाले वीज़ा पे थे या शॉर्ट टर्म वाले? देखिए, जैसा मैंने बताया कि शिकायत प्राप्त हुई है, जांच के लिए एडीएम को दिया गया है। जैसे ही जांच प्रतिवेदन प्राप्त होगा वैसे ही विधिक कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 मई को इंदौर के मेट्रो प्रायोरिटी कॉरिडोर को वर्चुअल ऑनलाइन हरी झंडी दिखाएंगे। शुरुआत में 5.5 किलोमीटर के रूट पर मेट्रो ट्रेन इंदौर में शुरू की जा रही है। इसके बाद इसे आगामी दिवाली तक 17 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा। इस प्रथम चरण में कुल 12,000 से 15,000 करोड़ का खर्च आएगा। उसके बाद अलग अलग चरणों में इसका विस्तार किया जाएगा। 2028 में उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ तक इसे बढ़ाकर उज्जैन तक चलाना भी प्रस्तावित है। ग्राम पंचायत छोई के मजरे जौरई मिश्र के पुरवा में लगभग 30 लाख रुपए की लागत से बन रही सड़क गांव की राजनीति में फंस गई है। ग्रामीणों का कहना है कि हमारे गांव में आने का एकमात्र रास्ता यही है, जिसे कुछ लोग आपसी स्वार्थ के चलते बनने नहीं दे रहे हैं। जबकि इसी रास्ते पर लगभग 20 वर्ष पहले ग्राम पंचायत द्वारा ईंटों का खड़ंजा लगवाया गया था, जिससे ग्रामीणों का आवागमन सुचारू रूप से चला आ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि जिन प्रभावती के द्वारा उक्त जमीन को अपनी खतौनी में बताया जा रहा है, वह उनके नाम है ही नहीं और वह जमीन धर्मा के नाम पर है, जिनकी मृत्यु लगभग 40 वर्ष पूर्व ही हो गई है। ग्रामीणों ने लेखपाल एसडीएम से भी शिकायत की और उक्त अधिकारी मौके पर आकर मुआयना करके गए और कहा कि सड़क निर्माण कोई रोक नहीं सकता, लेकिन सत्ताधारी दल के प्रभावशाली नेता के दबाव के कारण कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है। जबकि 300 मीटर सड़क में से 250 मीटर सड़क पर इंटरलॉकिंग का निर्माण हो गया है। शेष 50 मीटर का निर्माण विवाद के कारण लटका हुआ है। राम मनोरथ मिश्रा, मोहित मिश्रा, कमलेश, रितेश, रमाशंकर, सत्यम आदि का कहना है कि
रास्ते का समाधान नहीं होता है तो हम लोग विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे। जब इस मामले में एसडीएम मिल्कीपुर सुधीर कुमार से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मामला संज्ञान में है और शीघ्र ही इसका निराकरण हो जाएगा। आपने कितनी बार शिकायत तहसील प्रशासन की? जैसे हम लोगों ने कई बार शिकायत किया है। हम लोगों का कहना है कि जैसे सड़क लगे 40 साल हो गया है तो इसमें जो उचित कार्रवाई हो उसको किया जाए, जबकि ग्राम प्रधान द्वारा इस प्रभावती को पट्टा देने के लिए कहा जा रहा है, जबकि नियमता इसमें विलय भी होगा जमीन का तो उनको पट्टा नहीं मिल सकता, क्योंकि जमीन धर्मा के नाम है और उनकी धर्मा की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी कृष्णावती जीवित है, जो कि वरासत उनके नाम होगी। भाई मिश्रा जी आप बताइए, रामचंद्र तिवारी जी ये बताइए, ये इसके अलावा और कोई रास्ता तो है नहीं? नहीं, कोई रास्ता नहीं आपकी ग्राम पंचायत के लिए? नहीं, कोई रास्ता। कितने दिन से लगा हुआ है? ये लगभग 20 साल इसको खड़ंजे को हो गया और कच्ची पटाई इसको 35 साल के लगभग। कितने दिन से बंद है सड़क? ये सड़क जो ये इंटरलॉकिंग लगभग हो गया 1.5-2 महीने। किसके कोटे से बंद है? प्रधान? ये प्रमुख कोटा से बंद है। प्रमुख जी ने दिया है, लेकिन अब इसको रोक रहे हैं लोग, आधा से ज्यादा व्यक्ति रोक रहे हैं। विपक्षी का क्या नाम है? विपक्षी में प्रभावती है, जिसके उसमें है। क्या ये जमीन प्रभावती के नाम है? नहीं, उनके जो सास है उनकी माँ के नाम है। माँ के नाम है, अभी उनके नाम भी नहीं, कृष्णावती के नाम पर भी नहीं हुआ है। क्या आपके यहाँ के प्रधान क्या कहना चाहते हैं? क्या वो नहीं चाहते रास्ता निकल जाए? नहीं, अब बताते तो हैं कि निकलना है, लेकिन अब वही है कि दबाव है ऊपर वालों, जो विपक्ष में और लोग हैं उनके दबाव में वो बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर मुरैना से आ रही है। जौरा थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गुज्जर गैंग के 15,000 के इनामी को पकड़ा। मुरैना एसपी के निर्देशन में पूरे जिले में धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर जौरा थाना द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है। गुज्जर गैंग के सक्रिय सदस्य जसरत उर्फ दशरथ गुज्जर, जो 4 जिलों से फरार चल रहा था, जिस पर 15,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था, उसको जौरा पुलिस ने पकड़ लिया है। जौरा थाना में पदस्थ एएसआई मुकेश राजावत को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि जसरत उर्फ दशरथ गुज्जर पुत्र ओचे सिंह उम्र 45 वर्ष, ग्राम दुधारी, थाना जौरा के ग्राम काशीपुर मोड़, पगारा रोड, जौरा के सुनसान रास्ते पर वारदात करने की नीयत से घूम रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर एएसआई मुकेश राजावत अपनी टीम को लेकर पहुंचे और मुखबिरी के बताए गए पुलिस के अनुसार आरोपी जसरत उर्फ दशरथ गुज्जर को मौके पर जाकर पकड़ा। आरोपी से 315 बोर का कच्चा व जिंदा राउंड बरामद किया है। आरोपी जसरत उर्फ दशरथ गुज्जर पर शिवपुर के चिलवानी थाने में 5,000 और सुमावली थाने में 10,000 का इनाम घोषित था। आरोपी जिला ग्वालियर के घाटी गांव के डकैती व हत्या के मामले में स्थायी वारंटी है एवं शिवपुरी जिले के थाना गोवर्धन के अपहरण के मामले में स्थायी वारंटी भी है। इस पूरे घटनाक्रम में एएसआई मुकेश राजावत की अहम भूमिका रही। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मुरैना से। सब इंस्पेक्टर रमन सिंह की अश्लील रिकॉर्डिंग हुई वायरल, महिला ने लगाया आरोप। साहब दरोगा करता है अश्लील बातें, शिकायत की तो अब गुंडे भेजकर धमका रहा है। जौरा थाने के एसआई रमन भील की शिकायत पहले माता बसैया और कोतवाली थाने में पदस्थी के दौरान भी लगे थे। ऐसे आरोप। मुरैना साहब जौरा थाने के दरोगा एसआई रमन भील फोन पर अश्लील और गंदी बातें करता है, दूसरी महिलाओं से गलत संबंध बनवाने की बोलता है। मंगलवार को एसपी ऑफिस में हुई जनसुनवाई में एएसपी सुरेंद्र पाल सिंह डाबर के सामने जौरा के अलापुर की महिला लेकर आई। महिला ने 2 वीडियो भी शिकायत के साथ दिए हैं, जिनमें व्हाट्सएप कॉल पर एसआई रमन भील
महिला से अकेले में मिलने, वीडियो कॉल पर दिखाने जैसी अश्लील और गंदी बातें कर रहा है। गौरतलब है कि एसआई रमन पर पहली बार ऐसे आरोप नहीं लगे हैं। माता बसैया थाना प्रभारी रहते हुए परीक्षा गांव की महिला से भी फोन अश्लील बातें की, जिसमें लाइन अटैच हुई। इसके बाद कोतवाली थाने में पदस्थी के दौरान 2 महिलाओं ने ऐसी ही शिकायत की, जिसमें एसआई रमन भील को सस्पेंड भी किया गया था। इस शिकायत के बाद एएसपी ने एसआई रमन भील के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। उक्त महिला गलत आरोप लगा रही है। इसने अपने ससुर के साथ शिकायत की, उसमें झूठी कार्रवाई के लिए अपने प्रेमी शेरा के साथ मिलकर दबाव बना रखे। रमन भील एसआई जौरा, एक महिला के द्वारा ऐसी शिकायत की गई है। मामला बेहद संगीन है, इसकी जाँच की जा रही है। जाँच उपरांत इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। क्या कर रहे हैं बताओ? हम तो कुछ नहीं करे, बढ़िया बैठे हैं बाहर आराम से। लाइट नहीं है। लाइट नहीं है? तुम्हारे थाने में लाइट है जी? फिर बताओ यार, मैं सोच रहा हूँ कि मन चलो संगीता मैडम से मुलाकात, फिर मैं जाऊंगा थोड़ी 1-2 घंटे में। जोरा थाने में लाइट है? लाइट है, खूब पंखा चल रहा है। कहाँ पे? जोरा थाना में ही हो क्या और कहूँगा? थाने पे बैठा था ऊपर। ऊपर थाने में? ऊपर कमरा नहीं रहता है थाने के ऊपर? कमरा जोरा में कमरा कहाँ है थाने में? क्यों नहीं है, बहुत सारे कमरे बने हैं। कमरा मिल जाता वहाँ? तुम्हें चाहिए क्या? हाँ, तुम्हें चाहिए कमरा का? तिबा में कोरे होगा, वहाँ पे आदमी लेके आएंगे। अच्छा। हमें ना चाहिए, हमारा तो घर हो तो गली बड़ो। हमें दे दो फिर तुम्हारा घर। हैं? तुम्हें हमें दे दो। क्या दे दे तुम्हें? अरे यार संगीता मैडम, आप ये अब ऐसे बातें कर रही हैं। सुबह तो बढ़िया बातें कर रही थी। सुबह से बात बढ़िया कर रहे तो बढ़िया कर तो रहे हैं। बाजार गए थे, बाजार क्या आए तो बताए तो रहे। तुम अच्छा ही नहीं रहे, मतलब वो काम जाए। हाँ, तुम वो काम होना चाह ही नहीं रहे उस। कौन सा काम? अब कौन सा काम? वही काम हो। तुम क्या चाह रहे? काले हो बेटा? हम तो चाह रहे हो जाए बस। हम तो चाह रहा, मैं तो चाह रहा हूँ हो जाए आज। लेकिन मेरे चाहने से क्या तुम्हारे चाहने से होता है? तो देखते हैं हम अपना घर पे देखें देखते हैं, बाद में बता देंगे हम तुम्हें। जब मैं रहूंगा नहीं तब बताना आपको। हाँ, जब मैं यहाँ रहूंगा ही नहीं तब बताना। मैं मोरेना रहूँ तब बताना। मोरेना कहा जाए? कमरा है मेरा। तो खुल के बताओ ना, कहाँ से है तुम्हें? काय के लाने आने, कहाँ मिले, क्या लाने बुलाए रहे जी, बताओ ना। तुमने समझ पा रही मेरी बात है? हाँ, तो ऐसे जैसे ऐसे मनाना समझते ऐसे कहा हो तो तुम खुल के बता दो ना। बात तो दोनों के बीच में ही रही है। अच्छा तुम बताओ, तुम क्या समझ रहे हो अभी तक? बताना यार। हम तो जैसा मेरे के हमें बालने के देर बाद लड़ाई टट्टी दबानो है। क्या? लड़ाई टट्टी दबाने के देर बाद। अच्छा। हाँ, वो भैंसी की धारा काटना है। क्या बज गए? 5 बजे भैंसी की धारा काटेंगे। फिर कब फ्री हो गया? फिर ने का देर बाद गोबर को टाइम आया, फिर गोबर ताप बैठेंगे। और क्या काम करते हैं हम, और क्या समझ रहे हैं? पढ़े लिखे आदमी की बात हम समझ पा रहे हमारा। चलो ठीक है तो संगीता मैडम, हाँ करो आप दूध निकालो, भैंस का दूध निकालो। बोलो बोलो। तुम मजाक, तुम कुछ दिन बात नहीं करना चाहते? कहाँ से आई? जोरा से। क्या शिकायत है? रमन जोरा थाना में बहुत हम पहले ना रिपोर्ट करके गए। रमन दुरोगा है 2 स्टार। क्या कहें?
वो ना फालतू बात कर रहा हो, हमसे जो कह रहा हो तो कि हम तुम्हें वो साड़ी दिलवाएंगे, हमें संगे बाजार चलो, एक साइड में तुम सो जाइए हमारे संगे, एक साइड में वो सो जाओ, मैं सो जाऊंगो, और अपनी बातें खुद भी सेटिंग करवा दो या तुम मेरे संग सेटिंग कर लो। गए 15-20 दिन है चलो। तो आपने इसकी शिकायत दी? हाँ शिकायत कही है तीना पर, कोई शिकायत भाई नहीं है भाई, आवेदन हमारे पास रखे है। आपके पास इसका कोई प्रमाण है जो आप ये कह रही हैं तो हमको वो करने की कहता है गलत? हाँ है ना, सबूत है हमारे पास, रिकॉर्डिंग भी है। हाँ एक महिला के द्वारा इस तरह की शिकायत की गई है जिसको जांच में लिया गया और जांच कार्रवाई की जा रही है। जांच के उपरांत उसमें जो भी आता है उसके अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। सर पहले भी माता बसैया में और कोतवाली में इसी प्रकार की इनकी शिकायतें आई, यदि पूर्व की शिकायत है तो जांच में वो सामने आ जाएगा और उसके आधार पर उसमें कार्रवाई हम लोग करेंगे विभाग में। क्षेत्र के जिम संचालक ईश्वर जोशी लाखन जोशी ने नगर निगम पुलिस प्रशासन की मिलीभगत करके बिना किसी पूर्व सूचना के हमारे व्यवसायिक स्थल पर तोड़फोड़ करवा दिया। निगम प्रशासन द्वारा जिस स्टॉर्म वाटर लाइन का जिक्र करके हमारे निर्माण को तोड़ा गया, उस जगह पर पहले से अवंतिका गैस लाइन मौजूद है। यदि कोई दुकानदार प्रतिरोध करता है तो ईश्वर जोशी के गुंडे जान से मारने की धमकी देते हैं कि यहां से चले जाओ, हमारे जिम के आगे तुम्हें व्यवसाय नहीं करने देंगे, और वहां पर स्वयं का आधिपत्य करके गिट्टी मुरम डालकर स्वयं का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। पूर्व में 2006 में भी ईश्वर जोशी द्वारा ऐसी हरकत की गई थी। उस समय एडीएम मनीष सिंह से उमाशंकर भार्गव ने बोलकर मामले को सुलझाया था। तभी से हम लोग अपना अपना व्यवसाय करके परिवार का पालन पोषण करते हैं। उनके द्वारा ऐसी हरकत की गई। हम लोग पार्षद थाना बाणगंगा व नगर निगम कार्यालय में भी गए थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब हम लोग माननीय कलेक्टर महोदय के पास उपस्थित होकर ज्ञापन दिया। बताएं क्या मामला है? भैया सावेर रोड पर नरवल चौराहे पर हमारी किराने की दुकानें हैं, चप्पलों की दुकानें हैं, मिर्ची मसालों की दुकानें हैं। सिर्फ 8 दुकानें हमारी, 8 दुकानों को ही हमारी गुंडों ने निशाना बनाया। नगर निगम को प्रार्थी बनाकर, प्रशासन को प्रार्थी बनाकर और हमारी दुकानें तोड़ दी गई बिना सूचना के, बिना सूचित किए। न कोई रिमूवल की गैंग द्वारा सूचित कराया गया, न हमको कोई नोटिस दिया गया, न हमको हमारी दुकानों का कुछ बताया गया कि कैसे तोड़ेंगे। सिर्फ आकर सुबह 10 बजे 9 तारीख के दिन सुबह 10 बजे आकर शुक्रवार को ये बताया गया कि आप अपनी फुटपाथ खाली कर लीजिए। हमने अपनी फुटपाथ खाली करके हम लोग अपनी दुकानों के बाहर खड़े थे। बंद शटर में पंजा मारकर हमारी दुकानें तोड़ दी गई। नगर निगम की गैंग ने ईश्वर जोशी, लाखन जोशी जो पीछे जिनकी दुकानें हैं, उनके कहने पर दुकानें तोड़ी गई हैं। वो लोग चले गए थे सिर्फ रिमूवल कहकर कि आप अपना फुटपाथ खाली कर लीजिए। वो आगे जाकर सभी लोगों को रिटर्न बुलाकर लाए हैं और हमारी दुकानों पे उन लोगों ने साफ जेसीबी चलवाई है। नगर वार्ड पार्षद के पास भी हम गए, विधायक रमेश मेंदोला जी कहने भी गए, जेडो अध्यक्ष राधाकृष्ण जायसवाल कहने भी गए। उन राधाकृष्ण विधायक जी ने फोन लगाया था राधाकृष्ण जायसवाल जी को, तो उन्होंने हमको सुबह आश्वासन दिया कि आप घर पर आइए। हम घर पर गए तो उन्होंने कहा मैं 4 बजे आके आप सबकी वापिस दुकानें बनवा दूंगा। 4 बजे जब उनका फोन नहीं आया, वो नहीं आया, तो फिर हमने उनको कॉल किया। वो लोग 6 बजे तक नहीं आए, 7 बजे तक नहीं आए, 8 बजे तक नहीं आए। 8 बजे आकर वो हमें कहते हैं कि वाटर स्टैंड लाइन डलनी है यहाँ पर, इसलिए आप लोगों की दुकानें पार्षद जी द्वारा टूटी गई हैं। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हम उसका सहयोग करने के लिए तैयार है। अगर वाटर स्टैंड लाइन डल रही है तो मतलब नगर निगम के विकास के लिए हम अपनी दुकानें कुर्बान करने को तैयार हैं। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है, आप पार्षद जी हैं, उनसे बात करेगा। कोई सूचना नहीं दी हमको, कोई सूचना नहीं दी। 30 साल से दुकान है हमारी। इसके बाद कल हम पार्षद जी कहने गए, पार्षद जी द्वारा भी यही हमको आश्वासन दिया गया कि वहाँ वाटर लाइन डल रही है, वाटर लाइन डलने के बाद हम आपकी दुकानें आपको बनवा कर दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ समय तक का इंतजार करना पड़ेगा। हम ये चाहते हैं साहब कि जिस जगह ये वाटर लाइन डालने का कह रहे हैं, उस जगह ऑलरेडी अवंतिका गैस के बड़े बड़े बोर्ड लगे कि यहाँ पर खुदाई नहीं हो सकती, यहाँ पे सीएनजी लाइन डली हुई है। तब आप हमें बताएं कि वहाँ पर कैसे वाटर लाइन डलेगी? वाटर लाइन तो सामने भी डल रही है, रोड पर डल रही है, फिर हमारी दुकानों के अंदर ही क्यों वाटर लाइन डल रही है? आवेदन देना है कलेक्टर कार्यालय में, तो आपको क्या आश्वासन दिया? हमें तो कोई आश्वासन दिया अभी। हमें एक मैडम प्राप्त हुई है, उन्होंने कहा कलेक्टर साहब अभी अवेलेबल नहीं है, और एक अधिकारी भी नहीं है। मैडम ने कहा वो जैसे आएंगे हम आपकी उनको फाइल देंगे, फिर वो क्या आश्वासन देते हैं वो आपको फोन पर बताया जाएगा। कार्रवाई कर रही है, कितने लोग प्रभावित है? सर करीबन यूँ समझ लो कि करीबन 25-50 लोगों का परिवार है ये। हम तो ठीक है, लेकिन हमारे जो वर्कर काम करते हैं, जो सुबह शाम की रोटी कमाकर अपना घर पाल रहे हैं, उनका भी घर नष्ट हो गया है। आज वो लोग हमारे साथ रहते हैं, वो रोड पर आ गए।
हम खुद रोड पर आ गए। आज 8 दिन हो गए साहब, हमने 1 रुपए का काम नहीं करा है। सीजन के चक्कर में रहते हुए हमने हमारी दुकानों में भरपेट माल भर के रखा था ताकि हम पूरा महीना व्यापार कर सके। इसलिए नहीं भर के रखा था कि हमें रोड पर ले आए। हम सभी प्रशासन के साथ हैं। हम कह रहे हैं कि अगर विकास लाइन डल रही है तो हम खड़े हैं, आप हमारी दुकान पे खड़े रह के विकास लाइन डलवाइए, हम मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिस जगह विकास लाइन डल ही नहीं सकती, जिस जगह वाटर स्टेट लाइन डल ही नहीं सकती, उस जगह को तोड़ने से क्या प्राप्त होगा। मेरा नाम दीपक कुमार आहूजा, मैं पार्श्वनाथ का निवासी हूँ। मेरी फर्म सावेर रोड नरवल चौराहे पर है और ये फर्म हमारी जो है वहाँ करीब 40 साल पुरानी है। दादा पर दादा के जमाने की फर्म है। इसके पहले भी 2006 में ईश्वर जोशी द्वारा ही हमारी दुकानों को क्षतिग्रस्त किया गया था। उस समय मनीष सर यहाँ पर वो थे एडीएम साहब, उन कलेक्टर थे, उन्होंने हमारी सहायता करी थी, हमें हमारी दुकानें वापस दिला के दी थी। आज तक कुछ नहीं हुआ। आज फिर उसने उन साहब को चले जाने के बाद और प्रशासन से मिलकर हमारी दुकानों को वापिस से क्षतिग्रस्त कराया सर। और वो हमें कह रहे हैं कि तुमने इतने साल कमा लिया, अब हम तुम्हें कमाने नहीं देंगे, अगर तुम इस दुकान पे वापस बैठोगे तो हम तुम्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। हमें परिवार सहित क्षतिग्रस्त करने की परेशानी कर रहे हैं, हमें डरा रहे हैं, हमें धमका रहे हैं। मानसिक रूप से फोन पे धमके, मौखिक रूप से धमकी थी जिस समय रिमूवल चल रही थी। और उस जगह पे अगर नगर निगम कार्रवाई करके गई है तो इन लोगों को अपने गिट्टी डालने का क्या अधिकार है? वो जगह इनकी है क्या? अगर नगर निगम उस जगह पे काम करना चाहती है तो ये लोग क्यों गिट्टी डालकर उस जगह को कब्जा कर रहे हैं?